नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश कहे बिहार किसकी सरकार, क्योंकि अभी हम जिस इलाके में हैं ये पूरा बिहार ही नहीं पूरे दुनिया की निगाहें इस शिवहर विधानसभा सीट पर है, क्योंकि एक प्रत्याशी की निर्मम हत्या होती है। हत्या के बाद आखिर नेता क्या कहते हैं, जनता क्या चाह रही है और साथ साथ यहाँ के लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, वो हम जानने निकले हैं कि कैसा हो आपका नेता और कैसी हो आपकी सरकार। इस विशेष कार्यक्रम में अभी सबसे पहले शिवहर का जो इलाका है इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस इलाके को देखिए और उसके बाद हमारे साथ कुछ यहाँ के प्रत्याशी है और साथ साथ यहाँ की जनता और कुछ नेता भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक शिवहर लाल क्यों हो गया, अचानक शिवहर की किसकी नजर लग गई कि विधानसभा चुनाव, इस चुनाव का इंतजार 5 साल पहले होता है, लेकिन इस इंतजार के बीच अचानक गोली चलती है और एक प्रत्याशी की मौत हो जाती है। क्या कहते हैं? राजनीति है, राजनीति में हर लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन वो हमारे समाज के बेटा था, हमारे समाज के भाई थे और एक बड़ी दिलेर भाई थे, बड़ी खुश मिजाज भाई थे और कहीं ना कहीं से ये उनकी हत्या करके लोकतंत्र की परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हत्या की गई है शिवहर में, इससे कहीं भी संदेह नहीं किया जा सकता है। ये राजनीतिक हत्या है या फिर आपराधिक षड्यंत्र है, ये तो पुलिस तफ्तीश का विषय है। बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि हमने अपना एक भाई खोया है, हमने अपना मिट्टी का एक लाल खोया है, हमने अपना एक गरीबों का मसीहा खोया है, चाहे वो जिस दल से हो। वो राजद में उपाध्यक्ष रहे हैं, टिकट नहीं मिली, वो राष्ट्रवादी जनता दल से आए, लेकिन फिर भी वो जनता दल यूनाइटेड परिवार में भी, भाजपा परिवार में भी और अन्य तमाम जितने भी राजनीतिक परिवार हैं उनके अंदर में उनकी अपनी एक पर्सनल पैठ थी, पकड़ थी। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती थी, लेकिन शिवहर के सवाल पे एक अगर प्रत्याशी की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं से ये लोकतंत्र को बिल्कुल मतलब रक्त रंजिश करने की साजिश की गई है। आपने कहा कि वाकई अगर एक प्रत्याशी की हत्या होती है तो शिवहर के एक लाल की हत्या हो जाती है। जब ये खबर आती है कि एक लाल की हत्या कर दी गई और उस वक्त जब वो जनता के बीच हैं, जनता के सुख दुख के लिए निकले हैं और जनता के लिए जनता के दरबार में हैं, तब उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी ऐसे वैसे नहीं, अपराधी गोलियों से छलनी कर देता है। अब सवाल है कि आखिर लगातार लोगों के बीच रहने वाले, गरीबों की सेवा करने वाले, मसीहा के नाम से जाने जाने वाले वैसे नेता की निर्मम हत्या करने के पीछे मंशा क्या है? सर, क्या मंशा? देखिए, मंशा की बात तो हम करते ही हैं। मेरा केवल ये कहना है कि अपराधी जो है ना अब सरकार की भी नहीं सुनने लगे। आपको याद है अभी नवरात्रे चल रहा है, पिछले नवरात्रे हमारे उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, मैं अपराधियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कम से कम नवरात्रे में अपराध ना करें। फिर नवरात्रे में कैसे हो गया? दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जैसे चुनावी काल चल रहा है ना, सरकार को तो लगता है शायद उस अपराधियों को धन्यवाद बोलने वाली है। कोरोना काल में प्रत्याशियों को बोला गया 5 लोग से ज्यादा नहीं चलना है, क्यों? संक्रमण फैलेगा। प्रत्याशी नहीं मान रहे थे, जनता भी भीड़ इकट्ठा कर रही थी। इन अपराधियों ने आके ऐसा तांडव दिखाया है गोलियों का कि अब प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जाने से डरेगा और जनता इकट्ठा होने से डरेगी। हमको लगता है सरकार का जो कोरोना को लेकर एजेंडा था ना, ये अपराधी पूरा कर रहे हैं। नेता लोग बस बगल ढाट रहे और वोट की व्यवस्था में लगे हैं। अब बताइए, जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री पिछले नवरात्रे में हाथ जोड़कर कहता हो कि अपराधियों से हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम नवरात्रे को बख्श दे, इस नवरात्रे में कौन से दिन हुई है? और केवल गोली से नहीं मरे, मैं बार बार कहता हूं, केवल गोली से मौत नहीं हुई है, गोली लगी थी। यहाँ तो अपराधी यह सोचते हैं कि भैया गोली तरीका सटा दो, लोग नहीं तो मर जाएगा, कारण कि हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन रहता है, न वहाँ डॉक्टर रहता है, न हॉस्पिटल पहुँच पाने लायक सड़क होता है। उनको मारा है उन अपराधियों के साथ साथ, इन राजनीतिक षड्यंत्र के साथ साथ उनको मारा है इस NH 104 ने, जो 8:45 बजे से 9:15 बजे पहुँचाता है या 8:45 बजे पहुँचाता है सीतामढ़ी। उनको मारा है इस हॉस्पिटल की व्यवस्था ने, जहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर खोलने का प्रयास हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन उनके सांस नली तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि व्यवस्था ही नहीं था। अब आप समझिए, वाकई ये वह हकीकत है। व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब हम सरकार चुनते हैं तो हमें उम्मीद रहती है और जनता को भी उम्मीद रहती है कि वाकई जब वैसे सरकार हम चुन रहे हैं तो कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ मूलभूत सुविधा तो हमें जरूर मिलेगा, जो आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन उस मौलिक अधिकार से आप वंचित रहते हैं और एक प्रत्याशी ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ देता है। सर, क्या कहेंगे? हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, जब श्री बाबू की घटना हुई
हत्या वाली घटना तो हमको करीब जैसे ही हम लोग प्रचार करके घर पे आए तो पता चला, हम लोग भी हतप्रभ रह गए। लेकिन ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हत्या किस कारण से हुई है। वो राजनीतिक में थे, वो समाज सेवा में रहते थे, फील्ड में गए थे, वोट मांगने के लिए गए थे, लेकिन क्यों हुई ये तो पुलिस काम करेगी ना। ये इसको जानकारी करना है कि क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में, खुलासा करे। कम से कम 2 अपराधी गिरफ्तार हुए थे जिसमें एक मर गए, एक बचे हुए हैं, वो खुलासा करे क्यों हुई है घटना, ताकि लोग सचेत हो जाए। हम लोगों को कहना है कि हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं हमें भी सुरक्षा मिले। अब तो हमें भय लगने लगा है कि क्या करूं, या इसी बीच में हम दम तोड़ दूं, या मैं इस्तीफा दे दूं, या नामांकन वापस ले लूं। ये समस्या हमारे सामने है। अब आप समझिए, हालात ऐसी बन गई है, नेता जनता के लिए है और जनता नेता पर भरोसा करता है। लेकिन कैसे करे नेता उस जनता पे भरोसा कि जनता के भीड़ से ही निकलकर एक अपराधी एक नेता की निर्मम हत्या कर देती है। अब तो वाकई जो मैदान में है नेता वो भी संकोच करने लगे हैं, लेकिन दिल में जज्बा जरूर है कि हमें चुनाव में तो हम हैं, मैदान में बाजी जरूर मारेंगे। लेकिन सवाल जस का तस कि आखिर अपराध इतना बढ़ गया, शिवहर के इस लाल को किसने निगल लिया? सर बताइए क्या हो गया, क्या हो गया आपके इस विधानसभा में? कल एक प्रत्याशी की हत्या हुई है, तो हम लोग तो घर में थे, टीवी के माध्यम से पता चला हम लोगों को। यही सब। क्या सोचते हैं अब ये घटना को, कैसे आप लोग देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, मन में क्या उठ रहा है सवाल? ये तो प्रशासन की विफलता है, जहाँ अपराधी इस दिन दहाड़े हत्या करके चले जाते हैं। आप समझिए, एक जनता जिसे राजनीतिक से कोई ताल्लुक नहीं है वो कहता है प्रशासन की विफलता है। सर मानते हैं क्योंकि आपकी सरकार चल। देखिए, प्रशासन की विफलता और सफलता ये तय करना ही हमारी नियति नहीं है। हम तो जनता है, हम भी आपके सामने असलह बिना असलह के खड़ा है। अभी हम भी वोट मांगने जाते हैं, जो कि जदयू के प्रदेश महासचिव है, हमें भी जाना पड़ता है। अब किस रूप में कौन चला आएगा? ठीक है सर, वो आपने सही कहा, अभी चुनाव का वक्त है। इस वक्त में जब आप रोड पे निकलेंगे तो चौक चौराहे पे मोटरसाइकिल चेकिंग होता है, ठीक है, कार की चेकिंग की जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर गोली चल जाता है तो कहीं ना कहीं चूक तो है ही। चूक इसको माना जा सकता है, और प्रशासनिक तंत्र यहाँ पे जो हमारे जिला के एसपी महोदय हैं, जो जिला के एसडीपीओ महोदय हैं, ये सक्षम है। घटना तो घट जाती है, घटना कह कर नहीं आती है, चिट्ठी लिख कर नहीं आती है। घटना किसी के साथ भी घट सकती है, मेरे साथ भी घट सकती है, आपके साथ भी घट सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन अब प्रशासन का ये नैतिक जिम्मेदारी बन गया है कि सरकार को और जनता को, जो उनके तरफ टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि इसमें वारदात में कौन लोग संलिप्त थे, यह आपराधिक षड्यंत्र था या फिर राजनीतिक साजिश थी, इसका उद्भेदन करना अब हमारे पुलिस कप्तान को, जिला कप्तान का और पुलिस का ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, और हमारी सरकार की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इसको जब तत्काल से तत्काल इसका उद्भेदन कर जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर। सही आपने कहा कि वाकई अब यही वक्त है, क्योंकि जो घटना घट गई है वाकई ये निंदनीय है और वो असहनीय, और असहनीय इसलिए कि वो प्रत्याशी जनता के लिए निकला था, वो प्रत्याशी जनता के लिए वो अपने मैदान में था। एक चीज बताइए सर, क्या मन में सवाल उठ रहा है? सर पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं ध्रुवनाथ पांडे, ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष। सर ये जो सर हमारे बोले हैं कि प्रशासन का विफलता नहीं है, यह राज्य सरकार का विफलता है। सबसे पहले कि उनका जो गाइडलाइन आता है तो वहीं पे सीमित रहता है, यहाँ गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। दूसरा होता है क्या कि राज्य सरकार जो अभी कोरोना के चलते, सर राज्य सरकार जो कोरोना के चलते इससे शहर पूरे चीज़ को बंद कर दिए, और उनके भाषण के लिए हर चीज़ खुला हुआ है। सिर्फ ब्राह्मण को परेशान करने के लिए राज्य सरकार है। मंदिर बंद कर दिए, पंडित जी लोग 10 रुपये कमाते थे उसे। अभी वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है जिस सवाल पे हम लगे हैं, वो वक्त आ गया है। वोट का जो है ना उससे चोट करेंगे हम। क्या की सरकार क्या है? अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि आप मानते हैं कि ये सरकार की सफलता है या विफलता है, हम पूछ रहे थे ना। एक्चुअली हम लोग तरीका भूल गए हैं, पहले वाली राजनीति अब नहीं रही। सरकार अपनी है तो गंदी चीजें भी सफलता होगी, और सरकार दूसरे की है तो उसकी अच्छी चीजें भी विफलता होगी। यह राजनीतिक ऑफिस में
सिखलाया जाता है। राजनीतिक दल कहते हैं अपना ब्रेन लेकर आओ, मेरे ऑफिस में रख दो, मैं तुमको एक ब्रेन देता हूँ, उसको पहन के घूमना जनता में और वोट मांगना, और जब कोई बगल में मर जाए तो कहना नहीं रिया सुशांत वाला मैटर बड़ा है। जब भी कोई बगल में कोई पुलिया मांगे तो कहना नहीं रिया सुशांत में उलझे रहो। असल में क्या है, हम इस चीज़ को भूल गए। हमारे बाप दादा जो है ना, उनको लगता था कि नेताओं को माला पहनाएंगे, दड़ी बिछाएंगे तो हमारा पुल बन जाएगा। आपको मालूम है 3 साल से मेरी दाढ़ी बढ़ रही है एक पुल के लिए। इस बार मैं स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार हूँ और मैं निर्दलीय नहीं हूँ। निर्दलीय वह होते हैं जो 5 साल किसी दल का दामन थामते हैं और जब इन समय पर टिकट नहीं मिलता है तो दल से निर्दल हो जाते हैं। जैसे धन से निर्दल हो जाता है ना, वैसे ही वो दल से निर्दल हो जाते हैं। हम उतना स्वतंत्र हैं जो ये कहता है कि हम चुनाव नहीं, चुनावी आंदोलन की बात कर रहे हैं। नेताजी को वोट दिए, नेताजी अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार उनकी कुर्सी छीनने के लिए पूरा दम लगा देंगे, और लगा दिए हुए हैं। आपने कहा कि अभी प्रत्याशी की हत्या हुई, हमारी भी हो सकती है। वो अगला NH 104 मांग रहा था, उसको गोली मिली, मैं भी पुल मांग रहा हूँ, इन नेताओं को चैलेंज करने आ गया हूँ। हो सकता है अगली गोली पे मेरा भी नाम लिखा हो। लेकिन क्या है, लोग दुनिया में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश मौज करते हैं, बहुत तेज तरार होते हैं, 2-4 की तक केस लड़ लेते हैं कोर्ट में, 4 दिन बाद लुढ़क जाते हैं, 4 दिन बाद उनकी फैमिली भी उनको याद नहीं करती। हम अपने प्रयास का इतिहास छोड़ के जाना चाहते हैं। मैंने सिक्योरिटी नहीं लिया है, मुझे पुलिस सिक्योरिटी देगी प्रत्याशी के रूप में, तब भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सिक्योर हो जाऊंगा और हमारी जनता, हमारे लोग नहीं चाहिए हमको सिक्योरिटी। सही बात, सही आपने कहा कि वाकई जनप्रतिनिधि वैसा हो जो आपके लिए हो और हर वक्त आपके कंधों में कंधे मिलाकर चलने वाला ही जनप्रतिनिधि हो। एक ऐसा नेता ही कहेंगे, एक ऐसा नेता जो एक उम्मीद लिए बैठा है, और उम्मीद ऐसा सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने जनता के लिए उम्मीद, कि उस उम्मीद पर जब तक हम खरा नहीं उतरेंगे, हम अपने जनता के लिए मैदान में रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, अचानक आपके यहाँ गोली चलती है, नेता की हत्या। जी, मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन उर्फ बच्चू है। आज प्रत्याशी श्री नारायण जी की हत्या नहीं हुई है, आज लोकतंत्र की हत्या हुई। क्योंकि लोकतंत्र का चुनाव था, इसमें जब प्रत्याशी सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर कि हम जैसे कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित हो सकता है। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सही आपने कहा कि वाकई जो माहौल है, ये माहौल, इसको समझने की ज़रूरत है। जब नेता सुरक्षित नहीं तो जनता और कार्यकर्ता कैसे होगा सुरक्षित, ये बड़ा सवाल है। सर, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में। हाँ, उनसे मिलेंगे। सर, नेता सुरक्षित नहीं, कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, जनता सुरक्षित नहीं, देखिए बड़ा माहौल बड़ा विचित्र। नहीं, प्रशासन को तय करना होगा कि उसकी प्राथमिकता क्या है। मैं मानता हूं कि मास्क न पहनने से कोरोना फैल सकता है, लेकिन गोली लगने से ऐसे ऐसे लोग मर भी सकते हैं। एक को मारने के चक्कर में कई को मार दिया नहीं, और अपराधियों को जनता ने मिलकर मारा, एक को मारा। कम से कम प्रशासन तय करने में लगी है कि प्राथमिकता किसको दें। मास्क चेक करने के लिए जगह जगह व्यवस्था है, लेकिन आर्म्स चेक करने के लिए व्यवस्था नहीं है, और जब तक आर्म्स चेक करने की व्यवस्था नहीं होगी ना, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। और ये जो है ना, और आपने कहा नेता और राजनीति, देखिए मैं नेता नहीं हूँ। मेरा मानना है कि नेता अगर नीयत और नियत को बचा के राजनीति कर लेना तो जनता से ऐसे प्रणाम करके वोट नहीं मांगना होगा, छीन के भी ले सकता है, थोड़ा समय लगेगा। मेरा यह कहना है कि जहाँ आप, मैं कहा तो सही, आपको चैलेंज है, कल जिस रास्ते से उनकी बॉडी गई, मतलब जिंदा बॉडी, मुर्दा वापस आई, उससे आप जाके दिखाओ कितनी रफ्तार में गाड़ी चला सकते हो। तो एम्बुलेंस में क्या हवाई जहाज लगल है, हेलीकॉप्टर नहीं ना लगल है जी। आपका जो इंजन में हो सकता है ज़्यादा लंबा इंजन होगा, ये ना होगा। रास्ता जब नहीं है, खड्डा है, समझ में नहीं आता है कि खड्डा रास्ते पे है कि नेताओं के दिमाग में है। सही आपने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन ये हम नहीं कहते हैं, क्योंकि जब सड़क टूटी हुई है और जो मूलभूत सुविधा है वो अगर लोगों को नहीं मिले तो जनता में आक्रोश होना लाजमी है। सर, आपके यहाँ के नेता की हत्या हो जाती है, पूरा शिवहर जो है वो लाल। देखिए, ऐसा है, इस राज्य में आम दिन हत्या हो रही है। आज कोई पहली बात नहीं है। आज देखिए हमारे शिवहर में एक उम्मीदवार का हत्या हो जा रहा है। जब उम्मीदवार का हत्या हो जा रहा है तो जनता का क्या हाल होगा। और दूसरी बात, आज दुर्गा पूजा न हो लेकिन चुनाव हो। आज तेजस्वी जी ने कहा कि चुनाव का थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए, कि नहीं इनका वोटे नहीं है। अरे आप जा रहे हैं, आप क्षेत्र में आप भी जा रहे हैं, पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर है। पूरे बिहार में जो यहाँ का व्यवस्था है उसके खिलाफ जनता है, न कि नेता के खिलाफ जनता है। सही आपने कहा कि वाकई चुनाव का वक्त है
और जनता जनार्दन होता है, और यही वक्त है जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे और वैसे नेता को चुने। और कशिश साहब से अपील भी कर रही है कि आप वैसे नेता को चुने जो आपके लिए हो, आपके सुख दुख और आपके दर्द में। हमारे स्थानीय सहयोगी हमारे साथ है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आधे पर पहुंच चुके हैं। सर, क्या देखते हैं अपने नजरिया से? देखिए, इस घटना को क्या समझते हैं? ना, मैं इस घटना से समझ रहा हूँ कि यह घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। यह घटना अपराधी द्वारा या राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा हो, इतनी बड़ी घटना यह शिवहर जिला के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। प्रचार के दौरान किसी नेता की हत्या 1947 से लेकर के 2020 के चुनाव में यह पहली घटना है शिवहर में किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को चुनाव कैंपेन के समय में हत्या कर दी। हत्या से लोगों में आक्रोश है, लोगों में प्रशासन के प्रति भी गुस्सा है और अपराधियों के प्रति भी गुस्सा है कि अपराधी कितना दुस्साहस करके आम दिन दहाड़े भीड़ में भी जा करके किसी प्रत्याशी की हत्या कर देते हैं और उनका स्पॉट डेथ हो जाता है। और प्रशासन डेड बॉडी को लेकर कहीं अस्पताल घूमती है या प्रशासन पर के व्यवहार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। सही आपने कहा कि वाकई ये बड़ी विडंबना है। जो नेता निकलता है जनता के लिए, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद सड़क का हालात ऐसा कि वो सही से इलाज कराने नहीं पहुंच पाता है। अगर एक अस्पताल पहुंचता है तो ऑक्सीजन नहीं होता है। सवाल व्यवस्था पर भी है, सवाल यहाँ के स्थानीय प्रशासन पर भी है और सवाल यहाँ की सरकार पर भी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि कैसी हो आपकी सरकार। लेकिन हम आपको ले चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे उस नेता की निर्मम हत्या कर दी गई और जीरो ग्राउंड से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई हत्यारा की संख्या कितना था और आखिर वो लोग का मंशा क्या था। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर, और मुद्दा वाकई दिल दहला देने वाली है, वो दिल दहला देने वाली कि जब एक नेता निकलता है जनता के बीच और उसके बाद नेता की निर्मम हत्या हो जाती है। अभी हम जीरो ग्राउंड से आपको दिखाएंगे कि वाकई ये वो गांव हथसार है जहां पर श्री बाबू की निर्मम हत्या कर दी गई। वो मोटरसाइकिल रैली में थे, जनता से संपर्क साधने निकले थे, लेकिन अचानक गोली चलती है और उस भीड़ से जो गोली निकलती है प्रत्याशी को निगल जाता है। एक बार इस इलाके को देखिए, इस गांव को देखिए और उसके बाद हम उस स्थान को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस स्थान पे अभी भी खून का धब्बा है। हालांकि बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लेकिन गांव के लोग कितनी दहशत में हैं वो आप समझ सकते हैं। पुलिस पिकेट बना दिया गया है। पिकेट इसलिए हम कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है ताकि जो यहाँ की गतिविधि हो और किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम न हो, लोग सुरक्षित रहे, लोग डरे नहीं और लोग स्वतंत्र रूप से अपने गांव में रहे। इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। प्रशासन आपके लिए है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि वाकई जब नेता निकलता है जनता के लिए और अचानक नेता की हत्या दी जाती है। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस जगह को देखिए, यही वो जगह है जहां वो मोटरसाइकिल से आगे बढ़ रहे थे तो अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पूरा हथसार गांव। और यहाँ पर खून का धब्बा भी है, एक धब्बा है और दूसरा धब्बा वहां है। हालांकि ब्रैकेटिंग अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर जूता है, चप्पल है, टोपी है और उस राजनीतिक पार्टी, हालांकि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो सकता है, लेकिन टोपी है और ये साथ साथ ये गमछा भी यहाँ पर सब कुछ बयां करता है कि माहौल कैसा रहा होगा। अचानक जब गांव में गोली चलती है, ऐसे भी एक पटाखा अगर फूटता है कि गांव के लोगों की निगाह उस पर आ जाती है कि आखिर ये आवाज कहां से आई। लेकिन अचानक जब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है हथसार गांव, जब गूंज उठता है तो लोगों की निगाह उस भीड़ पर पड़ती है कि आखिर जो नेता वोट मांगने आया है, इस बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन एक बार बाकी लोग को देखिए और कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए भैया, आप लोग को क्या सुनाई दिया? क्या हम आपके चैनल पे कुछ बात नहीं कर सकते, ऐसे हम कुछ बता सकते हैं चैनल पे। देखिए, आपके गांव में घटना घटी है, पूरा दुनिया की निगाहें है
क्योंकि चुनाव चल रहा है। चुनाव के वक्त में ये बड़ा मर्माहत होने वाली ये खबर है कि आपके गांव में एक नेता आते हैं और अपराधी का तो कोई नाम नहीं होता, लेकिन बताइए आप लोग सुने क्या थे और देखे क्या? देखिए, इस घटना से पूरे गांव दुखद है। हम सब भी काफ़ी मर्माहत में हैं। किसी राजनीतिक पार्टी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के बीच में जाते हैं अपने समर्थन के लिए, वोट मांगते हैं अपने जन समर्थन के लिए। उस बीच में उनकी हत्या होना ये काफ़ी निर्मम है। कितने बजे की घटना रही होगी? शाम 7 बजे की घटना। 7 बजे का है। मतलब वो लोग कितने जब वो लोग नेताजी जब यहाँ पर आ रहे थे, श्री बाबू आ रहे थे, कितने की संख्या में रही? लगभग 100 की संख्या में थे। तो अपराधी उसी में था क्या? देखिए, अपराधी कहाँ से आया इस बात को इस गांव के कोई लोग नहीं देखा उसको, नहीं देखा। मगर यह स्पष्ट होता है कि वो भीड़ का हिस्सा था, भीड़ का हिस्सा था और वो मोटरसाइकिल से नहीं आ रहे थे, वो उनके वोट मांग रहे थे। रोड पर रहता है ना कि जनता के बीच में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा के वोट मांग रहे थे। यहाँ पर आए, गोली चली, मित्र बाजा में बैठे हुए थे, जन समर्थन भी उनका लोग जो साथ था हमें पास बैठे हुए थे। हम लोगों ने सोचा कि क्या हुआ माहौल, गोली चली, 2-3 गोली चली, पूरा यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस माहौल काफ़ी हो गया, मगर सामाजिक ग्रामीणों के द्वारा शूटर को पकड़ने का काम किया गया। यही बात है। सही आपने कहा कि बाकी एक चीज बताइए कि वो जो अपराधी था यहाँ से वो भी पैदल ही था? ये कहे ना कुछ माने उसको कोई नहीं देखा कि पैदल साइकिल से आया कि मोटरसाइकिल से आया कि कार से आया। हमारे लोग कितना दूर जाकर पकड़े? यहीं पकड़ाया और कहीं? यहीं पकड़ा गया। जैसे कि हम सब लोग यहाँ खड़े हैं और हम आपके बगल में यहाँ आए, सट गए और आप पर गोली फायर करना शुरू कर दी। नहीं समझ रहे? अगर ये हम 10-20 आदमी के, अभी 10 आदमी की भीड़ है ना, और हम आपके बगल में सट के गोली चलाना शुरू कर दिया, क्या समझे? तो उस तरह तो पैदल आया कि किसी से आया, कोई देखा तो नहीं, वो भीड़ का हिस्सा था। यहाँ पर 3 लोग थे, वो लोग 2 लोग था, 2 लोग पकड़ाया था, 3 लोग को किसी ने 2 लोग को पकड़ाया था। पुलिस उसकी पिस्टल बरामद की, मोबाइल बरामद की है और विशेष वरीय अधिकारी बता सकते हैं प्रशासन। जाहिर सी बात है, सही बात है कि घटना घटने के बाद जो बाकी पुलिस का जो रोल होता है, प्रशासन का जो रोल होता है, वो लगातार पुलिस कर ही रही है। छापेमारी भी चल रहा है और सूत्र ये भी बताते हैं कि 9 लोगों को डिटेन किया गया है अब तक, लेकिन 2 लोग गिरफ्त में हैं, एक की जान जा चुकी है। लेकिन सवाल जस का तस कि जब चुनाव शुरू हुआ तो क्यों दहला ये शिवहर क्यों हुआ लाल, ये बड़ा सवाल है। एक बार और सर ये चीज़ और थोड़ा जानना चाहेंगे, इससे पहले भी वो आए थे क्या इस गाँव में? मतलब चुनाव के समय पहले आते रहे होंगे, लेकिन इस चुनाव में इस गांव में ऐसे इस माहौल बना के वोट जन समर्थन के लिए कभी नहीं आए थे। ऐसे रोड से गुजरे 2-4 दिन पहले गुजरे होंगे, मगर इस जन समर्थन के लिए इस गांव में ऐसे वोट मांगे ना, समझे? न हम लोगों से कोई इस तरह का उनका लगा पसंद होता है ना, मैंने क्षेत्रीय नेता थे जैसे लोग अपने क्षेत्र में जाते वैसे? हाँ, वैसे जाते। सर कभी उनसे बात हुई थी क्या? जी ना, हम लोग उनको चिन्हो न करते हैं, बात है क्या बात है जी। पहले देखे कि सब हुआ कि आए हैं तक वो यही सिद्धार्थ बाबू, हम लोग नहीं जानते थे। कोई बता रहा है कि किसी ने उनको फोन करके बुलाया था, पहले से लगातार बुला रहा था कि आप इस गांव में आइए, वोट होगा। इस सब के ऊपरी घटना लोग जोड़ के बता दे रहा है, ऐसा कुछ ऐसे लोग मन से ऐसा कुछ नहीं है। कोई नेता अपने जन समर्थन के लिए अभी वक्त है तो लोग जाएंगे, अपने हिसाब से निकलता है, कोई किसी को बुलाता है थोड़ी, अपने हिसाब से जन समर्थन मांगता है। सही आपने कहा कि वाकई चुनाव का वक्त है और चुनाव के इस वक्त में जो नेता होते हैं, चाहे वो राजनीतिक किसी भी दल से क्यों ना हो या निर्दलीय हो, स्वतंत्र हो, लेकिन वो जनता के बीच जाते ही हैं। और ठीक श्री बाबू वैसे ही इस गांव में प्रवेश किए थे, पैदल थे और पैदल अपने समर्थकों के साथ चल रहे थे कि अचानक जब इस जगह पहुंचते हैं तो गोली चलने की आवाज़ आती है। जब गोली चलने की आवाज़ आती है तो गांव के लोग भी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अचानक ऐसी आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सब कुछ पता चल जाता है कि वाकई यहाँ गोली चली है और एक नेता जो यहाँ के प्रत्याशी है उनको गोली लगी है। हालांकि
लोग और गांव के लोग वो आक्रोशित जरूर हो गए, क्योंकि उनके गांव में गोली चली थी और अपराधी को पकड़ भी लिया गया, पुलिस के हवाले भी कर दी गई। लेकिन इस सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि यह हत्या क्या राजनीतिक हत्या थी या पहले से कोई साजिश था। एक बार इस गांव को देखिए और उसके बाद और हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई कि जिस इलाके में है, ये इलाका शिवहर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ दूसरे चरण का मतदान होना है, यानी 3 नवंबर का मतदान होना है। और 3 नवंबर के मतदान से पहले अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में अचानक प्रत्याशी की हत्या हो जाती है और गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका अगर गूंज उठता है तो सवाल उठना लाजमी है। पूरे बिहार की निगाह इस विधानसभा सीट पर पड़ गई, क्योंकि अचानक एक प्रत्याशी अपने समर्थन के लिए बाहर निकलता है और उसके बाद उस पर गोली चलती है और उसकी हत्या हो जाती है। चाचा, क्या सुने थे उस दिन? कुछ नहीं सुने थे हम। यहाँ पर कुछ घटना तो यहाँ पर होवे किया, हमारा दुकान है गांव में, हम वहाँ थे। तो लोग बोला होगा ना? कुछ नहीं बोला, कोनो बातें नहीं था, कोनो चर्चे नहीं था। उसके बाद क्या सुने कि क्या हुआ? गोली है कुछ? हाँ, तो गोली तो चलवे किया। नेता कौन थे? वही श्री नारायण सिंह। लोग जानते थे? ना, हम कुछ नहीं जानते थे, हम चेहरा भी नहीं देखे थे। देखिए, एक नेता ऐसा जिसको गांव के लोग नहीं जानता था, लेकिन हमने पहले भी कहा कि जब चुनाव का वक्त है तो हर नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, जनता से अपना समर्थन मांगते हैं, वोट का अपील करते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन शिवहर लाल हो जाता है, लाल ऐसा कि दहशत में है पूरे गांव के लोग। गांव के लोग मर्माहत है, क्योंकि उनके गांव में निर्मम हत्या कर दी गई। लोग तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक यहां गोली चली और उसके बाद नेता की हत्या हो गई। हालांकि पूरा बिहार और पूरे राजनीतिक पार्टी के साथ साथ आम लोग भी ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इसके पीछे मंशा किसकी है। अगर मंशा किसी की रही होगी तो आखिर प्रशासन उसे अविलंब सब कुछ साफ करे। एक बार पीछे का इलाका है, कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ और लोग भी अगर बताएं, क्योंकि जो ये गांव है, इस गांव में अब तो यहाँ पर पुलिस पिकेट जैसा माहौल हो गया है, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन हम जीरो ग्राउंड से बता रहे हैं कि वाकई आप समझिए। भैया, आप इस गांव के हैं? बाहर से हैं आप? चलिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ गांव के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, इधर अब यही गांव के न हमारे घर कुट बैठा है। हाँ। एक ही बतावा कि यहाँ का घटना घटले, गोली नहीं चल रहे? हम न जान लिए, सब न जान लिए। न जान लिए? कोई बोल रहा ना तो? हम जानबे न करिए। अब आप समझिए कि वाकई देखिए, हर लोग राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते हैं और लोगों को राजनीतिक से मतलब भी नहीं है। गांव के ये किसान हैं, इन्हें खेती करना है, 2 वक्त की रोटी कैसे मिले उसका जुगाड़ करना है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी हम शिवहर विधानसभा क्षेत्र में हैं और शिवहर विधानसभा क्षेत्र का ये हथसार गांव पूरे बिहार के मानचित्र में है, अभी लगातार चर्चों में है। और चर्चों में इसलिए है क्योंकि एक प्रत्याशी की निर्मम हत्या हो जाती है और उस हत्या के बाद अब तक ये हत्या का गुत्थी भी नहीं सुलझा। हालांकि उनका अंतिम संस्कार हो चुका है श्री बाबू का, लेकिन अब जनता भी चाहती है कि ये सब कुछ साफ हो जाए कि आखिर हत्यारा का नियत क्या था। आखिर वो राजनीतिक हत्या थी या आपसी रंजिश, वो तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दहशत में है गांव, दहशत में है जनप्रतिनिधि और दहशत में है यहाँ की जनता। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात।